नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका उदित एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम फिर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आपके सामने आए हैं और इसमें हम पढ़ने वाले इस टॉपिक में कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होते क्या हैं, इनके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे और कुछ कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में पढ़ेंगे जो कॉमनली हमें कम्युनिटी एरिया में देखने को मिलता है और क्या-क्या इसके बचाव हो सकते हैं और किन-किन चीज़ों का हमें खासकर ध्यान देना होता है और क्या-क्या कारण होते हैं इनके स्प्रेड होने के। ठीक है, ये सारी चीजें हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, ओके। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि कम्युनिकेबल डिजीज का डिफिनेशन क्या है, किसको कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। तो कम्युनिकेबल डिजीज क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज आर इलनेस, एक बीमारी है कॉज्ड बाय इन्फेक्शियस एजेंट, जो किससे होता है? किसी भी इन्फेक्शियस एजेंट की वजह से हो रहा है, जैसे कि बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, फंगस हो सकता है, फिर पैरासाइट्स हो सकते हैं। दैट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, लेकिन इसमें क्वालिटी क्या होती है कि वो एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलता है। इस बीमारी को हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। ऐसी बीमारियां जो किसी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या फिर पैरासाइट से हो रही है, लेकिन इनकी क्वालिटी क्या होती है कि ये एक आदमी से दूसरे आदमी में आसानी से फैल जाते हैं। ठीक है, और फ्रॉम एनिमल इन्वायरमेंट टू ह्यूमंस, या फिर ऐसी बीमारियां जो किसी जानवर से अगर किसी इंसान के अंदर फैल रही है तो वो भी किस में आती है? कम्युनिकेबल डिजीज में। या फिर इन्वायरमेंट में है और किसी एक आदमी से दूसरे आदमी में चली गई, जैसे हमने स्नीज किया, हमने छींका और छींकने के बाद वो वायरस, वो बैक्टीरिया ऐसे हवा में घूम रहे थे और फिर उसके बाद दूसरे आदमी ने जैसे इनहेल किया, वो बैक्टीरिया वायरस उसके बॉडी के अंदर चले गए और वहां पे जाके डिजीज कॉज कर दिया। तो ये भी बीमारी जो है वो कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर आती है। अब ये जो इनका फैलने का जो मेथड होता है वो डायरेक्ट भी हो सकता है या फिर इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन हो सकता है। कि हमने डायरेक्ट का मतलब क्या है कि हमने डायरेक्ट किसी को टच किया या फिर ब्लड जो है एक से दूसरे को चढ़ा दिया, तो वो क्या है? डायरेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट का मतलब क्या है कि हमने कोई क्लॉथ यूज किया, हमने उसमें स्नीज किया, रख दिया, फिर दूसरे आदमी ने आया, उसको उठाया और यूज किया, उसको हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है इसमें हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो कौन कौन से मोड है जिससे कम्युनिकेबल डिजीज जो है वो ट्रांसमिट हो सकती है? तो सबसे पहले एयर। हमने बताया कि अगर इन्वायरमेंट में कोई एयर है, एयर में हमारा ड्रॉपलेट्स क्या करते हैं? फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। तो हमें अगर कोई कम्युनिकेबल डिजीज है और हमने क्या किया कि इन्वायरमेंट में स्नीज किया, ठीक है, तो वहां की जितनी भी एयर है वो क्या हो जाएंगी? कंटामिनेटेड हो जाएंगी। ठीक है, अब उसमें जो है वो कॉजिंग एजेंट अभी फ्लो कर रहे हैं और दूसरा आदमी जैसे ही वहां का एयर इनहेल करेगा उसको भी वो प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा क्या है? वाटर। ठीक है, जितने भी पॉल्यूटेड वाटर है या फिर कंटामिनेटेड वाटर है या फिर जो भी कम्युनिकेबल डिजीज के एजेंट हैं, उनसे अगर कोई वाटर जो कि दूषित हो चुका है उसको अगर हम ले रहे हैं तो उसके कारण भी हो सकता है। फूड की वजह से हो सकता है या फिर कोई वेक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि मक्खी से हो गया या फिर मच्छर से हो गया। ठीक है, या फिर डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से हो सकता है या फिर ड्रॉपलेट्स की वजह से, वही स्नीज और कफिंग की वजह से हो सकता है। और बॉडीली फ्लूइड्स या फिर बॉडी के किसी फ्लूइड जैसे कि म्यूकस हो गया, जैसे कि ओरल म्यूकस होता है, सलाइवा से होता है। ठीक है, इन सारी चीजों से भी कुछ कम्युनिकेबल डिजीज जो है वो स्प्रेड हो सकती है। ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब क्या है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है वो क्या है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और मेडिकल कंडीशन, ये भी क्या है? मेडिकल कंडीशन, ये भी बीमारी है। कैन नॉट बी स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन। इसमें क्या होता है कि एक पर्सन को बीमारी है तो वो छूने से या फिर वाटर से, फूड से किसी दूसरे में नहीं फैलेगी। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि ब्लड प्रेशर, किसी को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, तो ऐसा नहीं है कि दूसरा आदमी आया, उसको टच किया और उसको भी हाइपरटेंशन हो गया। या फिर डायबिटीज मेलाइटिस की हम बात करें तो एक आदमी को हुआ है तो वो छुआछूत या फिर किसी भी कारण से उस आदमी से दूसरे आदमी में नहीं फैल सकता। कैंसर भी जो है वो एक आदमी से दूसरे आदमी में नहीं फैल सकता। तो ये ऐसी कुछ बीमारियां जो कि नॉन कम्युनिकेबल के अंदर आती है। ठीक है, ओके। चलिए, कम्युनिकेबल के अंदर हम कुछ एक दो बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, डेंगू। ठीक है, तो ट्यूबरकुलोसिस के बारे में सबसे पहले हम देख लेते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें जो है वो बहुत ही कॉमन इस टाइम के जनरेशन में देखने को मिलती हैं, तो इनके बारे में जानना हमें बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो बिल्कुल ही पेपर पेन लेके बैठिए हमारे सामने, और ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही फाइंड आउट की हुई चीजें हैं, आपको बहुत ही हेल्प करेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो बिल्कुल मिस नहीं करना। चलिए, बिना समय गवाए शुरू करते हैं। हम सबसे पहला टॉपिक हमारा ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस का डिफिनेशन हम देख लेते हैं। ट्यूबरकुलोसिस इज अ क्रॉनिक इन्फेक्शियस डिजीज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये आपको बिल्कुल याद रखना है कि ये किसकी वजह से हो रहा है। ये जिस बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है उसको हम बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, हमारा जो ट्यूबरकुलोसिस बीमारी है
वो किस बैक्टीरिया की वजह से हो रही है, तो वो हो रही है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से। ठीक है, ये बैक्टीरिया का नाम है। इट मेनली अफेक्ट द लंग्स, यानी कि पल्मोन्स जिसको हम बोलते हैं, ये लंग्स में अगर टीबी हो रहा है, ट्यूबरकुलोसिस हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी टीबी। ठीक है, यानी कि लंग्स की टीबी। एक बात और ध्यान रखने की जरूरत है यहाँ पे कि ट्यूबरकुलोसिस को आमतौर पे गांव की भाषा में टीबी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म जो इसका है टीबी। ठीक है, लंग्स में अगर टीबी हुआ तो इसको हम पल्मोनरी टीबी के नाम से जानते हैं। बट कैन आल्सो इन्वॉल्व अदर ऑर्गन्स, ये लंग्स के अलावा दूसरे ऑर्गन को भी इन्वॉल्व कर लेता है, जैसे कि लिम्फ नोड्स में टीबी हो सकती है, बोन्स में टीबी हो सकती है, किडनी में टीबी हो सकती है, इंटेस्टाइन और ब्रेन। ठीक है, यहाँ पे भी टीबी देखने को मिल सकती है। और यहाँ पे अगर टीबी हो रही है तो उसको हम बोलेंगे एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, मतलब कि लंग्स के अलावा कहीं पे भी अगर टीबी हो रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। ओके, ये तो होगी डेफिनेशन की बात। कॉजिंग एजेंट बिल्कुल आपको याद रखना है कि कॉजिंग एजेंट क्या है इसका, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अब हम ट्यूबरकुलोसिस के कुछ कॉजेटिव एजेंट की बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे कॉजेटिव एजेंट है जिनकी वजह से ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जिसके बारे में हमने पहले ही बात कर ली कि मेन कॉजेटिव एजेंट जो है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं, कुछ ऐसे एजेंट है जिनकी वजह से टीबी देखने को मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल एसिड फास्ट बैसिलाई, एसिड फास्ट बैसिलाई या फिर स्लो ग्रोइंग बैक्टीरियम कोई भी होगा, उससे टीबी हो सकती है। ठीक है, ओके। यहाँ पे एक चीज हम आपको होमवर्क दे दे रहे हैं कि एक टीबी ऐसी भी होती है जो जानवरों से फैलती है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि एनिमल टू ह्यूमन कौन सी टीबी स्प्रेड होती है, उसका नाम क्या है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। ठीक है, चलिए अब इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात कर लेते हैं कि ये फैलता कैसे है। ये जो टीबी है वो मेनली फेफड़े की बीमारी है, लेकिन इसके साथ साथ हमने बताया कि वो अदर ऑर्गन को भी इन्वॉल्व कर सकती है। तो फेफड़े की बीमारी है, तो सबसे मेन जो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होगा वो क्या होगा, एयर बॉर्न होगा। ठीक है, एयर बॉर्न क्यों होगा, क्योंकि हम स्नीच कर रहे हैं, कफिंग कर रहे हैं, तो जो भी हमारा ड्रॉपलेट्स हैं वो एयर में फ्रीली मूव कर रहे हैं, और उसके साथ साथ बैक्टीरिया भी जो पॉजिटिव एजेंट है वो भी क्या कर रहे हैं, एयर में मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्प्रेड थ्रू ड्रॉपलेट्स न्यूक्लियाई रिलीज्ड व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन। कब हो सकता है, जब हम स्नीच कर रहे हैं, जब भी हमारे मुंह से नाक से ड्रॉपलेट्स निकल रहे हैं, और उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, वो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है। नेक्स्ट हमारा कफ, वही मैंने बताया कि अगर हम खांसी कर रहे हैं या फिर हम स्नीच कर रहे हैं, हम छींक रहे हैं, या फिर हम किसी से बात कर रहे हैं बहुत ही क्लोज हो गया और हमारा जो मुंह से निकलने वाला एयर है उसके डायरेक्टली मुंह या नाक के कांटेक्ट में जा रहा है, तो उससे भी टीबी स्प्रेड हो सकती है। और स्प्लिट, अगर हम यहाँ वहाँ थूक रहे हैं या फिर हमारे स्प्लिट के कांटेक्ट में कोई आ गया, तो उसको भी टीबी देखने को मिल सकती है, हो सकता है। ठीक है, ओके। ट्यूबरकुलोसिस का जो है इंक्यूबेशन पीरियड की अगर हम बात करें तो यूजुअली इसका जो है वो 2 to 14 वीक्स देखने को मिलता है, कि मतलब एक बार टीबी हुआ तो इतना लगभग जो है उसका सिम्टम देखने को मिलता है। लेकिन टीबी को अगर ट्रीट नहीं किया जाए, ठीक है, तो ये कितने समय तक रह सकती है, तो ये सालों साल तक रह सकती है, और ये धीरे 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 क्रॉनिक हो जाएगी और बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन ये हो सकती है। तो इसको समय से इसका ट्रीटमेंट कराना जरूरी है, क्योंकि इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 2 से 12 दिन का, सॉरी 2 से 12 वीक का होता है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम इसको इग्नोर कर रहे हैं तो ये धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ता जाएगा और ये सालों साल तक चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, हमने बताया कि एक पल्मोनरी टीबी होती है जो कि मेन टीबी हम इसको बोल सकते हैं कि टीबी कहाँ हुई, लंग्स में हुई। उसके अलावा अगर लंग्स के अलावा कहीं पे भी हो रही है तो उसको हमने नाम दे दिया एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, तो टाइप्स में अगर हम पहला पढ़ते हैं तो वो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है, अफेक्ट द लंग्स, किसको अफेक्ट करता है, लंग्स को। मोस्ट कॉमन एंड इन्फेक्शन फॉर्म। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है कि ये मोस्ट कॉमन है, सबसे पहले टीबी अगर किसी को होती है तो वो लंग्स में ही होते हैं, क्योंकि ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शन होता है। कॉमनली किसी होता है स्नीज से, कफिंग से, या फिर कुछ भी हो, तो ये ओरली का होता है, और जो भी हवा को एक्सहेल कर रहे हैं उसी की वजह से स्प्रेड होता है। तो ये किसकी बीमारी है, ये लंग्स की बीमारी। उसके अलावा ये धीरे धीरे किसको इन्वॉल्व कर सकती है, अफेक्ट द अदर ऑर्गन्स, लंग्स के अलावा भी अदर ऑर्गन को ये इन्वॉल्व कर सकती है। फॉर एग्जांपल हमने बताया था कि ये लिम्फ नोड को कर सकती है, बोन को कर सकती है, जॉइंट को कर सकती है, मेनिंजेस को कर सकती है, या फिर ब्रेन को कर सकती है,
किडनी को कर सकती है, ठीक है। तो टीबी जो है वो पल्मोनरी के अलावा, लंग्स के अलावा अदर ऑर्गन को भी इन्वॉल्व करते हैं, जिसको हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। कौन कौन से ऐसे क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं हमें ट्यूबरकुलोसिस में? तो कुछ कॉमन चीजें, जनरल सिम्टम्स, जैसे कि कफ और खांसी कितना होना चाहिए, मोर देन 2 वीक्स, लगातार खांसी आ रही है और 2 वीक से ज्यादा हो गया लेकिन खांसी अभी सबसाइड नहीं हुई है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे जरूरत है कि हमें डायग्नोसिस कराना चाहिए एक बार, कि हो सकता है हमें ट्यूबरकुलोसिस हो, ठीक है। नेक्स्ट है स्पुटम विथ और विदाउट ब्लड। अगर बहुत ज्यादा स्पुटम आ रहा है, जिसको हम बोलते हैं वेट कफ, ठीक है, गीली खांसी बोल सकते हैं या फिर बलगम वाली बोल सकते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि लगातार कफ के साथ जो है स्पुटम भी आ रहा है, और वो स्पुटम ब्लड के साथ भी हो सकता है या फिर विदाउट ब्लड भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फीवर। फीवर लगातार रहेगा क्योंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और इस फीवर में यूजुअली इसको क्या देखने को मिलता है कि नाइट में स्वेटिंग देखने को मिलता है, और ये शाम को जो है ये फीवर ज्यादा हो जाता है। मॉर्निंग और डे टाइम में फीवर कम रहेगा और ये नॉर्मल रहेगा टेम्परेचर, लेकिन शाम के टाइम में हमें ये टेम्परेचर बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें पेशेंट का जो है वेट लॉस लगातार होता रहता है, लॉस ऑफ एपेटाइट की वजह से, क्योंकि इसमें पेशेंट को भूख नहीं लगती, खाने पीने की इच्छा नहीं होती है, और इसकी वजह से क्या होगा, उसको फैटिग एंड वीकनेस भी हो जाएगा, उसको थकान होगी और बहुत ज्यादा कमजोरी भी होगी, ठीक है। क्योंकि वो लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब उसको भूख नहीं लग रही है, वो खाना नहीं खा रहा है, जिसकी वजह से उसका वेट लॉस होगा और उसको फैटिग होगी और उसको वीकनेस होगा। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी में क्या होगा, अगर लंग्स के अलावा टीबी कहीं और पे इन्वॉल्व है, तो उसमें कौन कौन से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिल सकते हैं? तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी सिम्टम्स में क्या क्या हो सकते हैं, स्वॉलन लिम्फ नोड्स, ठीक है। जहां पे टीबी हुई है उससे रिलेटेड अब हमें क्या देखने को मिलेगा, सिम्टम देखने को मिल सकता है। तो लिम्फ नोड में स्वेलिंग देखने को मिल सकती है, अगर बोन में है तो बोन एंड ज्वाइंट में पेन देखने को मिल सकता है, ठीक है। और अगर मेनिंजस में है या फिर ब्रेन की टीबी है तो वो हेडेक और वोमिटिंग हमें यहाँ पे कॉमनली देखने को मिलेगा, और अगर जीआई का टीबी है तो उसमें एब्डोमिनल पेन और डायरिया देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, ट्यूबरकुलोसिस में कौन कौन से डायग्नोसिस हम करा सकते हैं? तो सबसे पहला और मेन चीज जो है वो क्या है, स्पुटम कल्चर करना है। स्पुटम एग्जामिनेशन बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम स्पुटम लेंगे, जो हमारे कफ के साथ स्पुटम आ रहा है उसको हमने लिया और उसको हमने जब एग्जामिन किया, उसका कल्चर किया, तो हमें पता चल जाता है कि इसके अंदर कौन सा बैक्टीरिया है, ठीक है। नेक्स्ट हम चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि जब भी बैक्टीरियल ग्रो करते हैं तो वहां पे अपना कॉलोनी बनाते हैं, और वहां पे बीच बीच में हमें फॉर्म दिखेगा, ठीक है, पैचेस दिखते हैं, मतलब बीच बीच में कुछ पस जैसा कलेक्शन देखने को मिलता है लंग्स में, और वो हमें एक्सरे में क्लियरली विजुअलाइज होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मॉन्टेक्स टेस्ट, जिसको हम ट्यूबरकुलिन टेस्ट भी कहते हैं। ये जो टेस्ट होता है उसको हम क्या करते हैं कि किसी भी पेशेंट को इंट्राडर्मल हम क्या करते हैं, इंजेक्शन देते हैं, ठीक है। और उसमें वहाँ पे मार्क कर देते हैं कि 24 घंटे के लिए उस पेशेंट को हम बोलते हैं कि वहाँ पे कोई भी वॉश नहीं करना है, उस मार्किंग को नहीं हटाना है, और 24 घंटे के अंदर हम क्या देखते हैं, उसका रिएक्शन देखते हैं कि कैसा वहाँ पे स्किन का कलर जो है वो चेंज हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ठीक है, ये हम देखते हैं यहाँ पे, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन जब भी होता है तो एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट हमेशा बढ़ा हुआ मिलता है। कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बायोप्सी कर सकते हैं। बायोप्सी हम किसके लिए करेंगे, जब भी एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी हो, क्योंकि हम लंग्स के टुकड़े नहीं लेते हैं, लेकिन अगर कहीं लिम्फ नोड में है तो वहां से हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा टुकड़ा लेके वहां पे बायोप्सी हम कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि किस बैक्टीरिया का यहाँ पे इन्फेक्शन है। अगर हम बात कर ले मैनेजमेंट की, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सबसे मेन चीज हमारा एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी, जिसको हम एटीटी के नाम से जानते हैं। एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी में बहुत सारी चीजें होती है, हम दवा भी दे सकते हैं, और मेन चीज हमारा जो है वो डॉट्स है, ठीक है। डॉट सेंटर में हम जाएंगे, वहां पे जो हमारा 6 महीने का कोर्स होता है या फिर सीबीआरटी से जितने भी दिन का कोर्स होगा वो करेंगे, और उसके साथ साथ वो खाने पीने के लिए, डाइट के लिए भी पैसे कुछ मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। तो डॉट्स जो होता है, इसका मतलब क्या होता है कि डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, एक छोटा सा कोर्स वो करते हैं, और उस कोर्स में ही पूरी टीबी को वो खत्म करते हैं, और ये डायरेक्ट किसके ऑब्जर्वेशन में होता है, जो भी वहाँ के हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, हम लाइफ लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन, ठीक है, और पैराजिनामाइड, इथाम्बुटाल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये सारी चीजें जो है ये ड्रग हम उसको दे सकते हैं उस पेशेंट को, ठीक है। ओके,
ट्यूबरकुलोसिस की बात हमने कर ली, अब हम दूसरी बीमारी की बात करते हैं जिसका नाम है मलेरिया। ठीक है, मलेरिया का डेफिनेशन जो है, मलेरिया इज ए प्रोटोजोअल इन्फेक्शन। ये क्या है? पैरासाइट्स का इन्फेक्शन है। ठीक है, ये क्या है? पैरासाइट्स का इन्फेक्शन है। ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियल इन्फेक्शन था और जो मलेरिया है वो पैरासाइट्स का इन्फेक्शन है। ठीक है, प्रोटोजोअल इन्फेक्शन डिजीज कॉज्ड बाय पैरासाइट्स ऑफ जीनस प्लाज्मोडियम। कुछ प्लाज्मोडियम होते हैं, अलग अलग होते हैं, उनके बारे में अभी हम देखेंगे कि कौन कौन से प्लाज्मोडियम है। It is transmitted to a human through the bite of an infected Anopheles mosquito। ये भी क्या होता है कि इस वेक्टर बॉर्न डिजीज है, इसमें भी मच्छर जो होता है वही वेक्टर होता है, और उस मच्छर में भी कौन सी? फीमेल एनाफेलस मस्कीटो। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि फीमेल, ये बिल्कुल याद रखना आपको कि फीमेल मस्कीटो होती है। अगर वो इन्फेक्टेड है, एक पर्सन से वो इन्फेक्ट हुई और दूसरे पर्सन को जाके क्या कर रही है, वो बाइट कर रही है, तो वहां पे क्या होगा कि उस पेशेंट को भी मलेरिया होने के चांसेस हैं। ठीक है, द डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय फीवर विथ चिल्स एंड राइगर्स, एनीमिया एंड स्प्लीनोमेगाली। इस बीमारी में क्या क्या हमें देखने को मिल सकते हैं? तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिल सकते हैं? पहले तो फीवर देखने को मिलेगा विथ चिल्स, ये कॉमन है कि फीवर मिलेगा और इसमें पेशेंट को ठंडा लगेगा। ठीक है, एंड राइगर्स देखने को मिलता है। राइगर्स का मतलब क्या है कि कपकपी के साथ अचानक से क्या होगा, उसको बुखार आएगा और ठंडे के साथ साथ क्या होगा, उसको स्वेटिंग भी देखने को मिलती है और उसके शरीर में जो है पूरी तरह से वो क्या करेगा, कांपना शुरू कर देगा। नेक्स्ट है एनीमिया। ठीक है, एनीमिया भी उस पेशेंट को हो सकता है और स्प्लीन का साइज जो है वो बढ़ा हुआ देखने को मिल सकता है, क्योंकि स्प्लीन जो हमारा क्या है, एक इम्यूनिटी वाला ऑर्गन है। ठीक है, और कहीं पे भी अगर इन्फेक्शन होता है तो जितने भी लिम्फ नोड या फिर लिम्फेटिक सिस्टम है वो उसमें इन्लार्जमेंट देखने को हमें मिलता है। तो जो हमारा स्प्लीन भी है वो भी हम लिम्फेटिक सिस्टम के साथ ही पढ़ते हैं उसको, तो इसका भी काम कहीं ना कहीं क्या होता है, इम्यूनिटी का होता है। ठीक है, तो इम्यूनिटी वीक हुई तो ये अपने साइज में क्या होगा, बढ़ जाएगा। ओके, मलेरिया का कॉजेटिव एजेंट की अगर हम बात करें तो प्लाज्मोडियम मलेरिया, जैसे हमने पहले ही बात की कि कुछ प्लाज्मोडियम होते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। तो कॉजेटिव एजेंट की बात हम करें तो प्लाज्मोडियम मलेरिया नाम से जो ये हमारा कॉजेटिव एजेंट है, उसका जो आपका इंक्यूबेशन पीरियड है वो कितना होता है, 18 से 40 दिन का। ठीक है, उसका जो पीरियड होता है वो कितना होता है, 18 से 40 दिन का। अगर हम बोलें कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का कितना इंक्यूबेशन पीरियड होता है, तो वो 12 से 17 दिन का होता है। ठीक है, और प्लाज्मोडियम वोवेल का अगर हम बात करें तो 12 से 18 दिन का होता है। ये तो कुछ कॉजेटिव एजेंट हो गया। ठीक है, अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो कौन कौन से मोड है जिनकी वजह से मलेरिया ट्रांसमिट हो सकता है? सबसे पहली चीज हमने पहले ही बताया कि इन्फेक्टेड फीमेल एनाफाइलस मॉस्किटो, जो कि इसका वेक्टर है। ठीक है, जो कि इसका क्या है, वेक्टर है, और इसी मच्छर के काटने की वजह से ये बीमारी देखने को मिल रही है। दूसरी चीज क्या है कि इन्फेक्टेड पेशेंट का अगर हम ब्लड किसी और को ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं तो वहां पे भी हमें ये बीमारी हो सकती है। नेक्स्ट क्या है, शेयरिंग कंटामिनेटेड नीडल्स। अगर एक पेशेंट को मलेरिया हुआ है और उसका जो नीडल है, हमने उसको कोई इंजेक्शन लगाया और वही सेम नीडल हमने किसी और पेशेंट के साथ शेयर किया, तो वहां पे भी मलेरिया जो है ट्रांसमिट हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, फ्रॉम मदर टू फीटस। अगर मदर को जो है मलेरिया हुआ है तो उसके वॉम में पलने वाले बच्चे को भी मलेरिया हो सकता है। ठीक है, जिसको हम कंजेनाइटल मलेरिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अब किसी पेशेंट को मलेरिया हुआ तो कौन कौन से क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलेंगे? तो इसमें 3 स्टेज में हमें क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं। पहला जो है वो कोल्ड स्टेज है, कि इस स्टेज में पेशेंट को बहुत ठंडा लगता है। दूसरा है हॉट स्टेज, इसमें उसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है। और तीसरा है स्वेटिंग स्टेज। ठीक है, इसमें क्या होगा, बहुत ज्यादा स्वेटिंग होगा। तो कोल्ड स्टेज में क्या है कि यहाँ पे सीवियर चिल्स और शिवरिंग, बहुत ज्यादा उसको ठंडा लगेगा और वो पेशेंट जो है वो कांपने लगेगा। ठीक है, सेकंड जो हमारा स्टेज है हॉट स्टेज, इसमें हाई फीवर, बहुत ज्यादा फीवर होगा, उसका टेम्परेचर जो है वो 39 से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच तक हो सकता है। ठीक है, और उसमें हेडेक और वोमिटिंग उसको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारा स्वेटिंग स्टेज, इसमें क्या होता है, प्रोफ्यूज स्वेटिंग, बहुत ज्यादा स्वेटिंग होता है। और स्वेटिंग इसलिए होता है क्योंकि इसका जो टेम्परेचर बढ़ा है उसको नॉर्मल लाने के लिए, और स्वेटिंग की वजह से उसका टेम्परेचर जो होता है वो नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है अदर सिम्टम की अगर हम बात कर लें तो अदर सिम्टम क्या है, हेडेक हो सकता है, बॉडी एक होगा, नोजिया एंड वोमिटिंग, फैटिग, पेलर, पेलर की होगा क्योंकि
एनीमिया की वजह से। इनलार्ज स्प्लेन और लीवर की साइज जो है वो बड़ी वे में देखने को मिल सकती है। और सीवियर अगर मलेरिया है, बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन है, तो उसमें अलग ही हमें क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं। और ये किसकी वजह से हो सकता है, जैसे कि प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है, तो इसमें जो होता है मलेरिया का कंडीशन वो थोड़ा सीवियर हो जाता है। और इसमें हमें क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। अल्टर्ड कॉन्शियसनेस, मतलब कि बात अब दिमाग तक पहुंच चुकी है, तो जाहिर सी बात है कि ये काफी ज्यादा सीरियस कंडीशन है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेरेब्रल मलेरिया। सेरेब्रम क्या होता है, ब्रेन का पार्ट है। तो ये मलेरिया का जो पॉजिटिव एजेंट था वो ब्रेन तक पहुंच चुका है। नेक्स्ट है कन्वल्जन। अगर ब्रेन तक पहुंच चुका है तो पेशेंट को क्या होगा, कन्वल्जन होगा, सीवियर एनीमिया होगा उसको, ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया होगा, एक्यूट रीनल फेलियर होगा, जॉन्डिस होगा, शॉक होगा और पल्मोनरी एडिमा देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें जो है उस पेशेंट को सीवियर मलेरिया के कंडीशन में देखने को मिल सकती है। ये सारे टर्म्स आपको पता ही होंगे। अगर कोई टर्म्स में कंफ्यूजन हो, ये जॉन्डिस क्या है, शॉक क्या है, पल्मोनरी एडिमा क्या है और एक्यूट रीनल फेलियर, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालिए और इसका आपको रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। सारे टर्म्स किसी में भी अगर कंफ्यूजन हो तो आप एक बार जरूर कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिएगा, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। चलिए, मलेरिया का डायग्नोसिस हम क्या कर सकते हैं, तो पेरिफेरल ब्लड स्मेयर, ठीक है, पेरिफेरल ब्लड स्मेयर कर सकते हैं। इसमें हम दो तरीके से स्मेयर करते हैं, कौन कौन सा, थिक स्मेयर और थिन स्मेयर। थिक स्मेयर में हम क्या करते हैं, कंसंट्रेटेड ब्लड जो है वो स्लाइड पे लेते हैं, उसमें बस हम क्या करते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट कि हाँ इसमें कोई पैरासाइट्स प्रेजेंट है, तो हम समझ लेते हैं कि हाँ ठीक है, स्क्रीनिंग हमने कर लिया कि पैरासाइट्स इसमें प्रेजेंट है और हमने बोल दिया कि इसको मलेरिया की कंडीशन है, ठीक है। लेकिन जो थिन स्मीयर होता है इसमें हम क्या करते हैं कि डाइल्यूटेड ब्लड लेते हैं और उसको हम स्लाइड पे लेके उस कॉजेटिव एजेंट को फाइंड करते हैं जिनकी वजह से मलेरिया हुआ है, ठीक है। मतलब अगर पैरासाइटिक इन्फेक्शन है तो किस पैरासाइट की वजह से उसको हम विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं थिन स्मीयर में। और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, रैपिड डायग्नोस्ट टेस्ट कर सकते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट कर सकते हैं, सीबीसी कर सकते हैं, और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट भी कर सकते हैं। और ये एडवांस डायग्नोस्टिक टेस्ट है, ठीक है। इससे क्या होता है कि पता चल जाता है कि किस बैक्टीरिया का वहाँ पे सॉरी किस पैरासाइट का इन्फेक्शन वहाँ पे है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मैनेजमेंट। अगर हम मलेरिया की देखें कि हम क्या क्या कर सकते हैं, तो अगर मलेरिया कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अनकॉम्प्लिकेटेड है, तो उसमें हम क्या करेंगे कि कुछ कॉमन सी चीजें हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि क्लोरोक्विन हम दे सकते हैं अगर सेंसिटिव है तो, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं कि उसको एसीटी दे सकते हैं। एसीटी क्या है, थेरेपी है। इसमें हम क्या करते हैं कि आर्टिमिसिन और बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी, हम कुछ दवाओं का कॉम्बिनेशन यहाँ पे हम यूज करते हैं, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, मलेरिया का ड्रग ऑफ चॉइस, ठीक है। इसमें कौन-कौन से हम ड्रग यूज़ कर सकते हैं, किन-किन ड्रगों का कॉम्बिनेशन हो सकता है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि आर्टिमिथर के साथ हम क्या कर सकते हैं, ल्यूमेफेंट्रिन क्या हम कर सकते हैं, मिक्स करके दे सकते हैं। उसके अलावा हम आर्टिसोनेट को हम सल्फाडॉक्सिन के साथ दे सकते हैं, और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम बोलते हैं पायरिमेथामाइन, ठीक है। अगर मलेरिया की कंडीशन सीवियर है तो वहाँ पे हम कौन-कौन सा ट्रीटमेंट देंगे उसको, तो हम वहाँ पे यही जो हमारा आर्टिसोनेट है उसको हम आईवी दे सकते हैं। और नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, फॉलोड बाय फुल कोर्स ऑफ एसीटी। यहाँ पे जो हमने एसीटी कोर्स बताया था ड्रग ऑफ चॉइस, इसका हम फुल कोर्स क्या करेंगे, उस पेशेंट को देंगे। और ट्रीटमेंट ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम वोवेल, क्योंकि ये खतरनाक है, और इनके अलावा भी जो मेन हमारा पॉजिटिव एजेंट है उसको हम क्या करेंगे, ट्रीट करने की कोशिश करेंगे। और हम क्या कर सकते हैं, तो क्लोरोक्विन को हम प्राइमाक्विन के साथ मिक्स करके हम दे सकते हैं, ताकि यहाँ पे रिलैप्स को प्रिवेंट किया जाए। चलिए, यहाँ पे कंडीशन होती है रीमिशन, रीमिशन और एक है रिलैप्स। इन दोनों का अंतर, इन दोनों में देखिए अंतर ये होता है कि रीमिशन का मतलब होता है कि किसी भी बीमारी का सिम्टम जो है वो सबसाइड हो गया, थोड़ी देर के लिए वो हट गया, हमने एक दवा खाई जिसकी वजह से उस बीमारी का सिम्टम खत्म हो गया, अब हम सिम्टम फ्री है। लेकिन जैसे उस दवा का असर खत्म हुआ और वो कंडीशन जो है, उस सिम्टम वापस आने लगा, तो उसको हम बोलते हैं रिलैप्स। रीमिशन का मतलब सिम्टम जो है, सिम्टम वो खत्म होना, और रिमिशन का मतलब है, सॉरी, रिलैप्स का मतलब सिम्टम का वापस आना। तो ये जो हमारी हमने कॉम्बिनेशन बताया, ये क्या करता है कि रिलैप्स यानी सिम्टम के वापस आने का जो प्रोसेस है उसको क्या करता है, ये रोकता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हमारा
कंडीशन डेंगू, हमने ट्यूबरकुलोसिस पढ़ लिया, हमने मलेरिया पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे डेंगू की। ठीक है, डेंगू क्या है? डेंगू इज एन एक्यूट वायरल मस्कीटो बॉर्न डिजीज। ये भी किससे बॉर्न हो रहा है? मस्कीटो से हो रहा है, और इसमें भी कॉजेटिव एजेंट अगर कॉज्ड बाय डेंगू वायरस। ठीक है, ये किसकी वजह से हो रहा है? तो डेंगू वायरस की वजह से हो रहा है, और इसका जो वेक्टर है वो क्या है? फीमेल एनाफिलस मस्कीटो इसमें भी है। ठीक है, इट इज transmitted to human by the bites of infected female, सॉरी, एडीज मस्कीटो। उसमें हमने बताया था कि एनाफिलस मस्कीटो, और इसमें क्या होता है कि फीमेल एडीज मस्कीटो की वजह से ये कंडीशन जो है वो देखने को मिल रही है, इनके बाइट करने की वजह से। मेनली एडीज एजिप्टी जो होता है, इसमें क्या है कि जो हमने फीमेल एडिज मॉस्किटो की बात की है, उसमें मेनली कौन से एडिज की बात हो रही है? तो यहाँ पे एडिज एजिप्टी की बात हो रही है। ठीक है, द डिजीज रेंज फ्रॉम माइल्ड डेंजर फीवर टू सीवियर डेंजर डेंगू फीवर। मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है कि पेशेंट को बहुत थोड़ा बहुत बुखार भी हो सकता है डेंगू की वजह से, और उसके साथ साथ यहाँ पे सीवियर डेंगू कंडीशन भी हो सकता है। ठीक है, मतलब कि माइल्ड में हल्का फुल्का बुखार हो सकता है, और सीवियर डेंगू हो गया तो वहाँ पे हेमरेज देखने को मिल सकता है फीवर के साथ साथ, और डेंगू शॉक सिंड्रोम भी देखने को मिल सकता है। मतलब पेशेंट शॉक में भी जा सकता है, ये कंडीशन अगर बहुत ज्यादा वर्स्ट हो गई तो। ठीक है, ओके, डेंगू का कॉजेटिव एजेंट हमने बात कर ली कि डेंगू वायरस ही होता है। ठीक है, और इसमें जो वेक्टर होता है वो क्या है? इन्फेक्टेड एडिज मॉस्किटो, जो कि फीमेल होती है, इन्फेक्टेड फीमेल एडिज मॉस्किटो, ये, और यही इसका वेक्टर भी है। ठीक है, और उसके अलावा रेयरली थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, अगर किसी इन्फेक्टेड पेशेंट का ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं, या फिर हमने ऐसे पेशेंट का ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया, तो भी डेंगू हो सकता है। ठीक है, वर्टिकल ट्रांसमिशन, जैसे कि मदर टू फिटस, और किसके द्वारा? प्लेसेंटा के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंडीशन बहुत ही रेयर है, लेकिन ऐसे भी ये इसका ट्रांसमिशन हो सकता है। इंक्यूबेशन पीरियड डेंगू का कितना होता है? तो 4 to 10 डेज, यूजुअली 5 to 7 डेज होता है। ठीक है, इतना दिन इसका जो है इंक्यूबेशन पीरियड हमें देखने को मिलता है। टाइप्स की अगर हम बात करें डेंगू के कौन कौन से टाइप्स है, तो टाइप में एक होता है डेंगू फीवर, डेंगू हेमरेजिक फीवर, डेंगू शॉक सिंड्रोम। हमने बताया कि अगर बहुत ही कॉमन चीजें हैं, बहुत ही अगर कॉमन है, मतलब कि हम बोल सकते हैं कि बहुत ही माइल्ड है, तो माइल्ड में हमें क्या डेंगू फीवर देखने को मिला, और वही बहुत ज्यादा सीवियर हो गया तो डेंगू शॉक सिंड्रोम देखने को मिलता है। तो हमने क्या किया, इनके सीवियरिटी के हिसाब से हमने इनको क्लासिफाई किया। ठीक है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की अगर हम बात कर ले डेंगू में, तो डेंगू फीवर का जो सिर्फ नॉर्मल सा अगर फीवर की बात करें, माइल्ड है ये कंडीशन, क्या है? माइल्ड कंडीशन है, तो इसमें सडन हाई ग्रेड फीवर होगा। ठीक है, अचानक से बुखार होता है और काफी ज्यादा हाई ग्रेड का फीवर होगा। सीवियर हेडेक देखने को मिलेगा, रेट्रो ऑर्बिटल पेन देखने को मिलेगा, मतलब कि आंख के पीछे और आंख के साइड साइड में हमें पेन देखने को मिलेगा। सीवियर मसल्स पेन और जॉइंट पेन देखने को मिलेगा। ठीक है, और नोजिया, वोमिटिंग और स्किन पे रैशेस देखने को मिल सकता है, वीकनेस देखने को मिलेगा, और थकान देखने को मिलेगी। ठीक है, वार्निंग साइन कौन कौन से हैं? अगर यही डेंगू जो है वो काफी ज्यादा सीवियर हो गया, तो यहाँ पे अब हमें जो सिम्टम्स और साइन देखने को मिलेंगे वो वार्निंग होंगे, कि अगर ऐसे साइन दिख रहे हैं तो हमें सडनली ट्रीटमेंट की जरूरत है, उस पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत है। बिल्कुल भी इग्नोर करके उस पेशेंट को हमें रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, नहीं तो वो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वार्निंग साइन है वो कौन कौन सा है? परसिस्टेंट वोमिटिंग, लगातार उसको उल्टियां हुए जा रही हैं। ठीक है, और सीवियर एब्डोमिनल पेन हो रहा है, बहुत ज्यादा एब्डोमिनल पेन हो रहा है उसको, ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स और नोज, नाक या फिर जबड़े से उसको ब्लीडिंग हो रही है। ब्लैक स्टूल हो रहा है, ब्लैक स्टूल का मतलब क्या है कि उसको कहीं से जीआई ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है, हेमेटेमेसिस हो रहा है, हेमेटेमेसिस का मतलब है कि उसको वोमिटिंग के साथ क्या हो रहा है? ब्लड आ रहा है। रेस्टलेसनेस हो सकता है। ठीक है, उसको बिल्कुल भी आराम वो कर ही नहीं पा रहा, रेस्ट कर ही नहीं पा रहा। ठीक है, और लेथार्जी हो सकता है, रैपिड फॉल इन प्लेटलेट्स काउंट, और बहुत तेजी से प्लेटलेट्स काउंट जो है डेंगू के कंडीशन में डाउन होने लगता है। ठीक है, डायग्नोसिस की अगर हम बात करें डेंगू की, तो कौन कौन से डायग्नोसिस हम कर सकते हैं? सबसे पहले सीबीसी हम करेंगे, और सीबीसी में हमें प्लेटलेट्स काउंट जो है वो डाउन मिलेगा, क्योंकि आप यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें प्लेटलेट्स काउंट डाउन मिलेगा, हिमेटोक्रिट बढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक है,
हेमेटोक्रिट बढ़ावा मिलेगा। और ये जो हमारा नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन एंटीजन है, ये भी क्या होगा हमें अर्ली फेज में, इससे हम पता कर सकते हैं कि डेंगू पॉजिटिव है या निगेटिव है, ठीक है, इस प्रोटीन की वजह से। और उसके अलावा क्या हमारा आईजीएम आईजीजी एंटीबॉडी का भी हम टेस्ट यहाँ पे कर सकते हैं। ये हमारे दोनों क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन जी गामा और इम्यूनोग्लोबुलिन म्यू, ठीक है। इनका हम क्या करते हैं, इन एंटीबॉडीज का भी हम टेस्ट करके पता कर सकते हैं कि ये हमारी बॉडी में अगर बढ़ी हुई है तो इसका मतलब कि ये उस डेंगू के वायरस से फाइट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इन दोनों एंटीबॉडी का भी टेस्ट करते हैं। टर्निकेट टेस्ट भी हम करते हैं, और ये सपोर्टिव टेस्ट है। इसमें हम क्या करते हैं कि पेशेंट के किसी भी हिस्से को अगर हम फोर्सफुली प्रेशर से बांध दे रहे हैं, और बांध के जब हम खोलेंगे तो वहाँ पे हमें रेड रेड रैसेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये टर्निकेट जो टेस्ट होता है वो भी किसमें हम करते हैं, डेंगू में करते हैं। मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो कौन क्या क्या मैनेजमेंट हम कर सकते हैं डेंगू में, तो कोई ऐसा स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट तो हम इसमें नहीं देते हैं, लेकिन हम सपोर्टिव मैनेजमेंट जरूर करते हैं। जैसे कि एडिक्वेट फ्लूइड रिप्लेसमेंट बहुत जरूरी चीज है कि इस पेशेंट को जितनी जरूरत हो उतना फ्लूइड देना ही है। अगर वो ओरल ले रहा है तो ठीक है, ओरल नहीं ले रहा है तो उसको हम आईवी देंगे, ठीक है। पैरासिटामोल अगर जो भी उसका क्लिनिकल फीचर हमें देखने को मिल रहा है, उसका फीवर है तो हम पैरासिटामोल देंगे, बाकी उसको हम बेड रेस्ट कराएंगे। मॉनिटर फॉर वाइटल साइंस, और उसके जितने भी वाइटल साइंस है उसको हम कंटिन्यू मॉनिटर करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, प्लेटलेट्स और हिमेटोक्रिट को भी हम क्या करेंगे, मॉनिटर करते रहेंगे, क्योंकि हमने बताया यहाँ पे हिमेटोक्रिट का बढ़ना और प्लेटलेट्स काउंट का घटना ये दोनों बहुत ही तेजी से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इन दोनों चीजों को क्या करना है, बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करना है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसमें कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिनको अवॉइड करना है, ठीक है, बिल्कुल देना नहीं, जैसे कि एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफिनेक, ये सारी चीजें हम डेंगू में पूरी तरह से अवॉइड करते हैं, बिल्कुल नहीं देना है। और क्यों नहीं देना है, क्योंकि ड्यू टू रिस्क ऑफ ब्लीडिंग, हमने बताया कि इस कंडीशन में ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है, ब्लीडिंग होती है। तो अगर ब्लीडिंग जैसी कंडीशन है या फिर होने के चांसेस हैं, तो वहाँ पे अगर हम एस्पिरिन दे देंगे या फिर आइबुप्रोफेन या फिर डाइक्लोफिनेक कोई भी कंडीशन दे रहा है, तो वहाँ पे हमें ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है, ठीक है। चलिए, आई होप आपको ये 3 कंडीशन जो हमने कम्युनिकेबल डिजीज में पढ़े आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और आपको अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, ठीक है। उसका रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। थैंक यू।